तो चलिए आज हम पक्षियों की इस रंग बिरंगी और हैरत अंगेज दुनिया में उतरते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन सा पक्षी क्या करता है, बल्कि ये दिखाती है कि ये नन्हे जीव असल में कुदरत के कितने शानदार इंजीनियर, शिकारी और रणनीतिकार हैं। आज हम इनकी चतुराई के पीछे का जो विज्ञान है और इनकी अनोखी आदतों के राज, उन पर गहराई से बात करेंगे। और यहाँ कुछ बातें तो ऐसी हैं जो शायद सोचने का नजरिया ही बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं आसमान के उन बाशिंदों से जिनकी नजर और रफ्तार के हम सब कायल हैं। सबसे पहले चील। हम सब ने सुना है चील जैसी नजर, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये सच में इतनी खास होती है? अरे, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक जैविक हकीकत है। अच्छा। हाँ, चील की आंखों में जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो इंसानों के मुकाबले आप मानिए 5 गुना ज्यादा घने होते हैं। 5 गुना? जी, और इसका नतीजा ये है कि वो हमसे 8 गुना बेहतर देख सकती हैं। मतलब जमीन पर घूमते एक छोटे से चूल्हे को भी वो 1-1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से साफ पहचान सकती है। कमाल है। मतलब एक तरह का हवा में तैरता हुआ हाई डेफिनेशन कैमरा। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा है कि इसकी उड़ान को नियंत्रित करने में इसकी पूंछ का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये सिर्फ संतुलन के लिए तो नहीं है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी पूंछ में एक खास खांचा होता है और वो इसे एक हवाई जहाज के रडर की तरह काम करने में मदद करता है। शिकार का पीछा करते हुए जब उसे तेजी से दिशा बदलनी होती है तो वो अपनी पूंछ को घुमाकर हवा के दबाव का इस्तेमाल करती है और पलक झपकती मुड़ जाती है। ठीक वही, और इसी वजह से ये कामयाब शिकारी है। तो चील की नजर और रफ्तार दिन के उजाले में बेजोड़ है, लेकिन जब सूरज ढल जाता है और शिकार का मैदान अंधेरे में डूब जाता है, तब एक और शिकारी अपनी पारी शुरू करता है। उसकी ताकत तेज नजर नहीं, बल्कि खामोशी और सुनने की अद्भुत क्षमता है। रात का राजा उल्लू। और उल्लू की सबसे हैरान करने वाली बात है उसकी गर्दन। वो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। हाँ, ये तो हमेशा से एक रहस्य जैसा लगता है। लोग सोचते हैं ये कोई जादू है, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत वैज्ञानिक कारण है। असल में उल्लू की आंखें हमारी तरह गोल नहीं होती, बल्कि ट्यूब के आकार की होती हैं और वो आंखों के सॉकेट में फिक्स रहती हैं। मतलब वो अपनी पुतलियां नहीं घुमा सकता? नहीं। अच्छा, तो चारों तरफ देखने के लिए उसे अपनी गर्दन ही घुमानी पड़ती है। ठीक समझे। प्रकृति ने आंखों की इस कमी को गर्दन की इस असाधारण क्षमता से पूरा किया है और इसकी आंखें चेहरे पर सामने की ओर होती हैं, जिससे इसे बाइनोकुलर विजन मिलता है। बाइनोकुलर विजन मतलब ये गहराई और दूरी का सटीक अंदाजा लगा सकता है, जो अंधेरे में शिकार को पकड़ने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब शिकारियों से आगे बढ़कर बात करते हैं प्रकृति के कुछ ऐसे गुमनाम नायकों की, जिनका काम शायद उतना आकर्षक ना लगे, लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि गिद्ध, जिसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। ये नाम तो उस पर एकदम फिट बैठता है। और इस काम की अहमियत हम अक्सर समझ नहीं पाते। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं। ये बीमारियों को फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देते हैं। एक तरह से ये प्रकृति की बायोहैजर्ड डिस्पोजल यूनिट है। ये तो बहुत जरूरी काम हुआ। हाँ, जो हमें कई महामारियों से बचाती है। लेकिन इन जरूरी जीवों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि ये अब खतरे में है। इसकी असली वजह क्या है? हाँ, और ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। 90 के दशक में भारत में इनकी आबादी लगभग 99% तक घट गई थी। 99%? जी। इसकी मुख्य वजह थी जानवरों को दर्द निवारक के तौर पर दी जाने वाली एक दवा, डाइक्लोफिनेक। अच्छा। ये दवा गिद्धों के लिए जहर साबित हुई। जब गिद्ध ऐसे मरे हुए जानवरों को खाते थे तो उनके गुर्दे फेल हो जाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। मतलब एक छोटी सी मानवीय लापरवाही ने प्रकृति के इतने जरूरी सदस्य को विलुप्त होने की कगार पर ला खड़ा किया। बिल्कुल। हालांकि अब इस दवा पर प्रतिबंध है और संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इनकी आबादी को पहले जैसा होने में दशकों लग जाएंगे। ये हमें सिखाता है कि हमारा इकोसिस्टम कितना नाजुक है। सही बात है। इसी तरह की चतुराई का एक और उदाहरण है कोयल और कौवे की कहानी, जो हमने बचपन से सुनी है। पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हाँ, ये प्रकृति में धोखेबाजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी वो नहीं लेती। अच्छा। वो चुपके से कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे आती है। प्रकृति की भाषा में इसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब एक तरह की ठगी।
जहां आप अपने बच्चों को पालने का काम किसी और पर डाल देते हैं बिना उन्हें बताए। तो कोयल प्रकृति की सबसे होशियार और शायद सबसे कामचोर माँ है। आप कह सकते हैं, और ये रणनीति काफी कामयाब है। कोयल के बच्चे अक्सर कौवे के बच्चों से पहले अंडे से निकल आते हैं। ओह, और कभी-कभी तो कौवे के अंडों या उसके बच्चों को घोंसले से बाहर धकेल देते हैं ताकि उन्हें पूरा भोजन और ध्यान मिले। अरे बाप रे। और बेचारा कौवा अनजाने में किसी और के बच्चे को पालता रहता है। और कौवा खुद भी तो काफी बुद्धिमान और मेहनती माना जाता है, खासकर जब घोंसला बनाने की बात आती है। बहुत ज्यादा। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है ताकि शिकारियों से बचा रहे। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ तिनकों का ही नहीं बल्कि शहरों में लोहे के तारों का भी इस्तेमाल करने लगा है। वाकई? हाँ, ये दिखाता है कि वो अपने माहौल के हिसाब से कितनी जल्दी सीखता और ढल जाता है। इन रणनीतियों से अब आते हैं कारीगरी पर। ऐसा लगता है कि पक्षियों की दुनिया में एक से बढ़कर एक इंजीनियर और डिजाइनर मौजूद हैं। सबसे पहले बया पक्षी। इसके घोंसले तो किसी कला के नमूने से कम नहीं है। वाकई, नल बया पक्षी घास और पत्तियों के रेशों से एक खूबसूरत लटकता हुआ लालटेन जैसा घोंसला बुनता है। ये बहुत जटिल और मजबूत होता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात घोंसला नहीं बल्कि उसे चुनने की प्रक्रिया है। वो कैसे? नर कई अधूरे घोंसले बनाकर मादा को आकर्षित करने की कोशिश करता है। फिर मादा बया आकर उन सभी घोंसलों का निरीक्षण करती है। अच्छा, इंस्पेक्शन करती है। जी, वो मजबूती, जगह और बनावट को परखती है। जो घोंसला उसे सबसे अच्छा लगता है वो उसे चुन लेती है और नर फिर उसे पूरा करता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब मादा बया के पास अपना घर चुनने का पूरा हक है। जी, वो भी इतने सारे विकल्पों में से। ये तो किसी स्वयंवर जैसा लग रहा है। ये असल में यौन शयन यानी सेक्सुअल सिलेक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। नर का घोंसला बनाने का हुनर इस बात का सबूत है कि वो कितना स्वस्थ, मजबूत और एक अच्छा साथी है। तो घोंसला सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उसकी फिटनेस का विज्ञापन है। बिल्कुल। और एक दर्जन चिड़िया भी है जो सुई धागे का इस्तेमाल करती है। हाँ, दर्जन चिड़िया का नाम ही उसके काम से पड़ा है। वो अपनी तेज नुकीली चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करती है। मतलब सच में? हाँ, वो बड़े बड़े पत्तों के किनारों में छेद करके उन्हें मकड़ी के जाले या पौधे के रेशों से सिल देती है। इससे एक आरामदायक थैली बन जाती है जो पत्तों के बीच छुपी रहती है और पूरी तरह सुरक्षित होती है। ये सुनना इतना कमाल का लग रहा है। मैंने एक बार अपनी बालकनी में एक दर्जन चिड़िया को ऐसा करते देखा था। उसे काम करते देखना किसी जादू से कम नहीं था। इसी लिस्ट में एक और माहिर कारीगर है, कठफोड़वा। उसकी चोंच तो हथौड़े जैसी होती है, लेकिन एक मिनट, वो इतनी जोर से लकड़ी पर चोंच मारता है तो उसके दिमाग को चोट क्यों नहीं लगती? क्या उसके पास कोई नेचुरल हेलमेट होता है? ये एक शानदार सवाल है। कठफोड़वा 1 सेकंड में 20 बार तक चोंच मार सकता है। 20 बार? जी, और हर बार लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण से 1000 गुना ज्यादा होता है। उसके पास 3 चीजों का सुरक्षा कवच है। पहला, उसकी खोपड़ी की हड्डी बहुत मोटी और स्पंजी होती है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। दूसरा, उसके दिमाग के चारों ओर बहुत कम तरल पदार्थ होता है जिससे दिमाग खोपड़ी से टकराता नहीं। और सबसे कमाल की बात, उसकी जीभ। उसकी जीभ? उसका दिमाग से क्या लेना देना है? उसकी जीभ बहुत लंबी होती है और जब वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा होता तो वो उसकी खोपड़ी के चारों ओर पीछे से लिपट जाती है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ठीक एक सीट बेल्ट की तरह ये दिमाग को अपनी जगह पर स्थिर रखती है। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। तो इन सभी पक्षियों की चोंच, पंजे और आदतें, ये सब इतनी अलग अलग क्यों हैं? ये प्रकृति का एक बेहतरीन सिस्टम है। ये सब अनुकूलन यानी एडेप्टेशन के बारे में है। अच्छा। अलग अलग तरह की चोंच और पंजे होने का मतलब है कि ये सभी पक्षी एक ही जगह पर रहते हुए भी भोजन के लिए एक दूसरे से सीधा मुकाबला नहीं करते। कोई कीले खाता है, किसी को बीज पसंद है तो कोई फूलों का रस पीता है। इसे ही इकोलॉजिकल निश कहते हैं। सबका अपना अपना काम और अपनी अपनी जगह। तो मतलब चील की चोंच मांस फाड़ने के लिए हुक जैसी है, तो गौरैया की बीज तोड़ने के लिए छोटी और मजबूत। बिल्कुल सही। अब जंगल से निकलकर अपने घरों और शहरों की तरफ आते हैं। जी। यहाँ भी हमारे कुछ पंख वाले पड़ोसी रहते हैं। बिल्कुल। जैसे गौरैया और कबूतर। बिल्कुल। गौरैया तो हजारों सालों से इंसानी बस्तियों में हमारे साथ रहती आई है। बिल्कुल। वो अक्सर हमारे घरों के रोशनदान, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे घोंसला बनाती थी। हाँ, मैंने भी बचपन में देखे हैं। लेकिन दुख की बात है कि अब शहरों में ये बहुत कम दिखाई देती है। ऐसा क्यों हुआ?
अचानक ये कहाँ गायब होने लगी? इसके कई कारण हैं। हम्म। हमारे घरों की बनावट बदल गई है। अब उनमें घोंसले बनाने की जगह ही नहीं बची। मोबाइल टावरों से निकलने वाला रेडिएशन, कीटनाशकों का इस्तेमाल और बगीचों की कमी, इन सब ने मिलकर उनके लिए माहौल मुश्किल बना दिया है। और कबूतर? वो तो अब भी हर जगह दिखते हैं। हाँ, कबूतरों ने शहरी जीवन के साथ बेहतर तालमेल बिठा लिया है। उन्हें पुराने मकानों, इमारतों के छज्जों और खंडरों में रहने की जगह मिल जाती है। जी, वे इंसानों द्वारा दिए जाने वाले दाने पर भी निर्भर रहते हैं। इसी तरह एक और पक्षी है फाख्ता, जो सुरक्षा के लिए कैक्टस के कांटों या मेहंदी की घनी झाड़ियों के बीच घोंसला बनाता है। शिकारियों से बचने के लिए। जी, ताकि सांप और बिल्लियों जैसे शिकारियों से बचा रहे। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि हम पक्षियों को हमेशा उनके घोंसलों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या ये घोंसले उनके स्थायी घर होते हैं? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अच्छा। पक्षी घोंसला सिर्फ अंडे देने और बच्चों को पालने के लिए बनाते हैं। ये एक नर्सरी की तरह है। सिर्फ एक नर्सरी? हाँ, एक बार जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि उड़ सके, तो पूरा परिवार उस घोंसले को छोड़ देता है। वो साल के ज्यादातर समय पेड़ों की डालियों पर या दूसरी जगहों पर सोते हैं, घोंसले में नहीं। तो इन सब बातों से हमें क्या समझना चाहिए? इन पक्षियों की कहानियों का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पक्षी सिर्फ खूबसूरत जीव नहीं है, वे हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य के सूचक हैं। अगर आपके आसपास तरह तरह के पक्षी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ का माहौल स्वस्थ है। बिल्कुल। वे बीजों को फैलाकर, फूलों का परागण करके और कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करके हमारे इकोसिस्टम को संतुलित रखते हैं। और सबसे जरूरी संदेश शायद यही है कि हमें इन पक्षियों और उनके रहने की जगहों यानी उनके आवासों की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वे सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पर्यावरण और हम भी स्वस्थ रहेंगे। छोटे छोटे कदम जैसे अपनी बालकनी में पानी रखना या घोंसलों को ना छेड़ना, ये भी बहुत मायने रखते हैं। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस जानकारी में बताया गया कि गौरैया, जो कभी हमारे घरों में चहकती थी, अब कम दिखाई देती है। हमारे आधुनिक शहरी जीवन में ऐसा क्या बदला है जो इन नन्हे दोस्तों को हमसे दूर कर रहा है? और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सरल बदलाव ला सकते हैं जिससे शायद हमारे नन्हे पड़ोसी वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित हो?